नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यू हमारी क्लासेस आ रही हैं और कंटिन्यू आपको क्लासेस मिल रही हैं, तो आप सभी लोग क्लास करना ना भूलें, सभी लोग क्लास करें कंटिन्यू। और जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यूस क्लासेस हमारी मिल रही हैं आपको, ठीक है। और पिछली क्लास में मैंने आपको मौर्य वंश से संबंधित चंद्रगुप्त मौर्य कराया। आज की क्लास में हम बिंदुसार के बारे में बात करेंगे। बिंदुसार, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के बिंदुसार के बारे में। चलिए जानते हैं बिंदुसार। बिंदुसार की बात करें तो इसका शासनकाल कितना रहा, शासनकाल कितना था, कुल शासनकाल, ठीक है। शासनकाल शासनकाल की बात करें तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है वो 298 ईसा पूर्व में हो जाती है। और कहाँ होती है 298 ईसा पूर्व में? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में एक जैनियों की एक परंपरा थी, जैन परंपरा, संलेखना विधि से, संलेखना विधि से उनकी मृत्यु हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद अगला जो शासक बनता है उसका नाम होता है बिंदुसार, क्योंकि इन्हीं के पक्ष में राजपाट त्याग करके चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक चले जाते हैं। मैंने बताया था कि उस समय ऐसा माना जाता है कि जैन ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मगध में उस समय 12 साल का अकाल पड़ा, ठीक है। मगध में 12 साल का अकाल पड़ता है, और जब 12 साल का अकाल पड़ता है तो उस 12 साल के अकाल को ऐसा मानते हैं कि वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 साल का अकाल पड़ा, तो उस समय जब ये अकाल समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा था तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने राजपाट को, पूरे राजपाट को बिंदुसार के पक्ष में त्याग करके, और उस समय जो जैनियों के प्रमुख जो भिक्षु थे जिनका नाम था भद्रबाहु, उन्हीं के साथ दक्षिण भारत यानी कर्नाटक चले जाते हैं और वहीं पर रह करके संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग देते। संलेखना विधि जैनियों की एक परंपरा होती है और इसके अनुसार इसमें बिना कुछ खाए पिए, ठीक है, बिना कुछ खाए पिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति जिसने जैन धर्म अपना रखा है वो अपने प्राण त्याग देता है। ये होती है संलेखना विधि। तो 12 साल का मगध में अकाल पड़ा और इस अकाल को देख करके उस समय चंद्रगुप्त मौर्य, जब अकाल समाप्त नहीं हो रहा था तो उस समय ये सोचते हैं कि मैं अगर अपना राजपाट त्याग दूँ तो हो सकता है अकाल समाप्त हो जाए, और अपने ही पुत्र बिंदुसार के पक्ष में राजपाट त्याग करके दक्षिण भारत चले जाते हैं। तो यह शासक बनता है, क्योंकि वहीं पर जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है, और यह शासक बनता है 298 ईसा पूर्व में। कब? 298 ईसा पूर्व। तो 298 ईसा पूर्व में शासक बनता है और 273 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहता है। तो शासनकाल की बात करें तो 298 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसार का शासनकाल रहता है। आइए जानते हैं इसके अन्य नाम कि बिंदुसार के अन्य नाम क्या क्या थे। चलिए, अन्य नाम, बिंदुसार के अन्य नाम। बिंदुसार के अन्य नामों की बात करें तो देखिए, बिंदुसार को अन्य 2 नामों से जाना जाता था। जैसे इसको एमित्र घात या एमित्र चेटस भी कहा जाता था। पहला नाम है इसका एमित्र घात, एमित्र घात या एमित्र चेटस।
अमित्र घात या अमित्र चेटस कहा जाता है और यह नाम इसे यूनानियों ने दिया था। यह एक यूनानी नाम है और यूनानियों के द्वारा दिया गया नाम था अमित्र घात या अमित्र चेटस। इसका अर्थ क्या होता है? अमित्र घात का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, यानी एक ऐसा शासक जो अपने शत्रुओं का नाश करता हो, ऐसे शासक को अमित्र घात या अमित्र चेटस कहा जाता है। शत्रुओं का नाश करने वाला। एक ऐसा शासक जो अपने शत्रुओं का नाश कर दे, ऐसे शासक को यूनानियों ने अमित्र घात या अमित्र चेटस कहा है। इसका एक अन्य नाम का उल्लेख मिलता है जिसको हम सिंहसेन के नाम से जानते हैं। सिंहसेन। अब ये नाम इसको किसने दिया सिंहसेन? तो देखिए, यह पुराणों के अनुसार, पुराणों में या ग्रंथों में इसको सिंहसेन भी कहा जाता है। यानी एक नाम इसका ये था सिंहसेन, एक नाम था इसका अमित्र घात या अमित्र चेटस, या एक नाम था इसका बिंदुसार। तो इसे 3 नामों से जाना जाता है। जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य को 4 नामों से जाना जाता था, उसी प्रकार बिंदुसार को भी 3 नामों से जाना जाता। इमेज में आप देख सकते हैं, यही थे बिंदुसार। बिंदुसार कौन थे? यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट अशोक के पिता और एक चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र, इन्हीं का नाम था बिंदुसार। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता के नाम की बात करें तो इनकी माता का नाम दुर्धरा था। ठीक है, माता का नाम था इनकी का दुर्धरा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य की 2 पत्नी थी। एक का नाम हेलेना, जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री होती हैं। क्योंकि सेल्यूकस निकेटर जब 305 ईसा पूर्व में भारत आता है, 304 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध होता है, 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य संधि होती है, और उसी समय हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया जाता है। लेकिन उससे पहले उसकी एक पत्नी थी, इसका नाम था दुर्धरा। इसी से उत्पन्न हुआ था बिंदुसार। तो इसकी माता का नाम था दुर्धरा। जब यह शासक बना तो उसी समय इसी के शासनकाल में तक्षशिला के अमात्यों ने कुछ विद्रोह कर दिया। तो इसके शासनकाल में एक विद्रोह हुआ। ठीक है, विद्रोह, इसको याद रखना क्योंकि इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछ भी लेता है। विद्रोह कहाँ हुआ था, स्थान, और इसको दबाने के लिए किसको भेजा था, तो ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए, तो इसी के शासनकाल में स्थान की बात करें, स्थान है तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान, और पाकिस्तान का भी पेशावर जिला। किसके द्वारा किया गया था विद्रोह? द्वारा, तो वहाँ के तक्षशिला के अमात्य, तक्षशिला के अमात्य, इनके द्वारा यहाँ पर विद्रोह किया गया था। अमात्य कौन होते थे? अमात्य उस समय राजा के प्रमुख मंत्री होते थे। जो एक मंत्री परिषद होती थी, उन्हीं में जो व्यक्ति नियुक्त होते थे उन्हीं को अमात्य कहा जाता था। आज इन्हें मंत्री बोला जाता है, याद रखना। ठीक है, इसको दबाने के लिए, पहले इसको विफल करने के लिए सबसे पहले बिंदुसार के द्वारा सुसीम को भेजा जाता है। बिंदुसार पहले सुसीम को भेजता है। सुसीम यानी बड़ा भाई, बड़ा बेटा, बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम पहले इसको भेज रहा है, लेकिन यह इस विद्रोह को दबाने में असफल हो जाता है। बाद में बिंदुसार द्वारा अशोक को भेजा जाता है। ठीक है, अशोक को भेजा जाता है और अशोक इस विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त करता है।
जिस समय अशोक को इसने तक्षशिला भेजा इस विद्रोह को दबाने के लिए, उस समय अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अशोक कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का राज्यपाल। अशोक उस समय उज्जैन का राज्यपाल होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि बिंदुसार के शासनकाल में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो ये विद्रोह हुआ था उस समय तक्षशिला में। तक्षशिला में किसके द्वारा विद्रोह हुआ था? अमात्यों के द्वारा। अमात्य कौन होते थे? राजा के एक मंत्री परिषद में कुछ मंत्री नियुक्त किए जाते थे जिनको अमात्य कहा जाता था, और इन अमात्यों के द्वारा ही यहाँ पर विद्रोह किया गया था। इसको दबाने के लिए पहले सुसीम को भेजा, जो बिंदुसार का बड़ा बेटा होता है, अशोक का बड़ा भाई, लेकिन वो दबाने में इसको असफल रहता है। बाद में बिंदुसार के द्वारा अशोक को भेजा जाता है। उस समय अशोक उज्जैन का राज्यपाल होता है। ठीक है, सफलतापूर्वक विद्रोह को दबा देता है, और इसकी सूझबूझ और कार्यकुशलता को देख करके आगे चल करके जब सुसीम नहीं होता है तो उसी समय बिंदुसार के द्वारा, ऐसा मानते हैं कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ही शासक बनता है, और अशोक के ही प्रमाण हमें पाए जाते हैं शासक बनने के। ठीक है, बहुत सारी ग्रंथों में, बहुत सारे ऐतिहासिक स्रोतों में, चाहे पुरातात्विक हो, चाहे साहित्यिक हो, चाहे विदेशी यात्रियों के आगमन से हमें यही जानकारी मिलती है कि अशोक ही शासक बना था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं बिंदुसार के कुछ विदेशी संबंध हैं। बिंदुसार के विदेशी संबंधों की बात करें तो बिंदुसार के विदेशी संबंध थे। विदेशी संबंध मतलब विदेशों के साथ भी इनके संबंध थे। अब ये किन किन शासकों से विदेशी संबंध थे, आप उनके बारे में बात करेंगे। विदेशी संबंध, विदेशी संबंध, ठीक है। पहले जो संबंध थे विदेशी संबंध, वो थे सीरिया के शासक के साथ। सीरिया के साथ संबंध। बिंदुसार के शासनकाल में सीरिया का जो शासक था, इस शासक का नाम था एंटियोकस। शासक कौन था यहाँ का? शासक था एंटियोकस। एंटियोकस ने एक यहाँ पर राजदूत भेजा बिंदुसार के दरबार में। वह क्या, जब इन दोनों की अच्छे संबंध थे, सीरिया के शासक एंटियोकस से बिंदुसार के अच्छे संबंध थे, तो बिंदुसार ने एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की। ठीक है, बिंदुसार ने बिंदुसार द्वारा 3 वस्तुएं मंगवाई गई, जिनमें से एक था अंगूरी मदिरा यानी अंगूरी शराब, दूसरा था अंजीर, और तीसरा था एक राजदूत। इनमें से 2 वस्तुओं को तो भेज देता है, लेकिन एक वस्तु इनमें से भेजने के लिए मना कर देता है, वो एक होता है राजदूत। राजदूत देने के लिए मना कर देता है एंटियोकस। एंटियोकस कहता है कि हमारे यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को बेचना गुनाह है। उस समय बिंदुसार कहता है कि हम बेचने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि आप ना एक राजदूत हमारे दरबार में रखिए, जिससे कि हमें ये पता चलता रहे कि आपके राज्य में क्या चल रहा है, और आपको ये पता चलता रहे कि हमारे राज्य में क्या चल रहा है। पहले मना कर देता है, लेकिन बाद में इन तीनों वस्तुओं को भेज देता है। तो जब एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में राजदूत भेजा, तो उस राजदूत का नाम था डाईमेकस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि एंटियोकस के द्वारा डाईमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा जाता है। एंटियोकस द्वारा एंटियोकस द्वारा
डाइमैकस, डाइमैकस। डाइमैकस राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा जाता है। ठीक है, याद रखना। तो अगर आपसे पूछे कि सीरिया के शासक ने किस राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा, तो उसका नाम था डाइमैकस। क्या नाम था? डाइमैकस। इसको ध्यान रखना, डाइमैकस एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये थे डाइमैकस, ठीक है। और ये था सीरिया का शासक एंटियोकस, ठीक है। एंटियोकस ये सीरिया का शासक था उस समय, और इसका नाम था डाइमैकस, ठीक है। यही आया था उस समय चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के दरबार में। आगे बात करें तो इनके मिस्र के साथ भी संबंध थे। मिस्र से संबंध, मिस्र से संबंध, मिस्र से क्या क्या इनके संबंध थे? तो मिस्र से जो संबंध थे, मिस्र का उस समय शासक कौन था? तो मिस्र का जो शासक था इसका नाम था टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय। टॉलमी फिलाडेल्फस सेकंड, ये राजदूत शासक था। टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय के साथ उस समय बिंदुसार के काफ़ी अच्छे संबंध थे। इस मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने भी बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत भेजा। उस राजदूत का नाम था डायनोसियस, ठीक है। इसने बिंदुसार के दरबार में डायनोसियस नामक राजदूत भेजा, ठीक है। ये रहा। 273 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, बिंदुसार की मृत्यु। दो सौ तिहत्तर ईसा पूर्व में हो जाती है, ठीक है। 273 ईसा पूर्व में हो जाती है। और बिंदुसार की मृत्यु के बाद अगला जो शासक बनता है उसका नाम होता है अशोक, सम्राट अशोक। आइए जानते हैं सम्राट अशोक के बारे में, ठीक है। चलिए, सम्राट अशोक शासनकाल कितना रहा? चलिए पहले एक बार देख लेते हैं शासनकाल। सम्राट अशोक शासनकाल। अपने पिता यानी बिंदुसार मौर्य की मृत्यु के बाद सम्राट अशोक यानी अशोक शासक बनता है। इसका शासनकाल रहा 273 बीसी से 234 बीसी, ठीक है। 234 बीसी, कहीं 234 भी आता है, कहीं 236 भी आता है, कहीं 232 भी आता है। तो ये कार्यकाल आप देख सकते हैं, 234 ईसा पूर्व तक इसका पूरा शासनकाल रहा। इसके कुछ अन्य नाम थे। अन्य नामों की बात करें, आइए जानते हैं अशोक को कितने नामों से जाना जाता था। अन्य नाम, अन्य नाम, अशोक के अन्य नाम कौन कौन से थे? अशोक के अन्य नाम, अशोक को कई अन्य नामों से जाना जाता था। जैसे अशोक को एक नाम था अशोक का प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। अशोक को प्रियदर्शी किस अभिलेख में कहा गया है? तो एक अभिलेख था, इसका नाम था भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख,
भाब्रू अभिलेख ये कहाँ से मिला है? भाब्रू अभिलेख राजस्थान के जयपुर में स्थित है। राजस्थान के जयपुर, यह वर्तमान में राजस्थान के जयपुर में स्थित है और यहीं से मिला है एक भाब्रू अभिलेख। इस अभिलेख पे अशोक का प्रियदर्शी नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, दूसरे की बात करें, दूसरा नाम बुद्ध शाक्य। बुद्ध शाक्य एक अभिलेख है, इसका नाम है मस्की। मस्की यह कहाँ से मिला है? यह अभिलेख यह मिला है कर्नाटक के रायचूर जिले से। कर्नाटक का रायचूर जिला, कर्नाटक के रायचूर जिले से मिला है मस्की अभिलेख। और इस अभिलेख पे अशोक के बुद्ध शाक्य नाम का उल्लेख मिलता है। आगे हम बात करें तो अगला जो नाम है वह आता है अशोक। अशोक के अशोक नाम का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो अशोक के अशोक नाम का उल्लेख हमें कई स्थानों से मिलता है, कई अभिलेखों से मिलता है। कौन कौन से अभिलेख हैं और कहाँ किस किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? अगर हम इनकी बात करें तो देखिए, एक अभिलेख है, इसका नाम है मस्की अभिलेख। तो एक अभिलेख का नाम है मस्की, इसे लिखवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आप मैं बता चुका हूँ मस्की कहाँ से मिला है ये रहा। दूसरा है गुर्जरा। गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख ये कहाँ से मिला है? ये मिला है मध्य प्रदेश के दंतिया जिले से। एमपी के दंतिया जिले से यह अभिलेख मध्य प्रदेश के दंतिया जिले से प्राप्त हुआ है। और इस अभिलेख पर अशोक को अशोक नाम दिया गया है और अशोक के अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। एक अभिलेख है, इसे बोलते हैं हम नैत्तूर अभिलेख। नैत्तूर अभिलेख, और ये कहाँ से मिला है? ये मिला है मैसूर कर्नाटक से। मैसूर कर्नाटक के मैसूर से मिला है। और इस नैत्तूर अभिलेख में भी अशोक के अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। आगे बात करें तो अगला जो अभिलेख है उस अभिलेख का नाम है उडेगोलम। उडेगोलम ये कहाँ से मिला है? ये मिला है आपके बेल्लारी। और बेल्लारी कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक के बेल्लारी से प्राप्त हुआ है आपके यह अभिलेख। और इसी अभिलेख में अशोक के अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। और एक है आपके जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो देखिए, इसको किसने लिखवाया था? तो ये इसका जो लिखवाने वाले शासक थे, एक शासक थे, इसका नाम था रुद्रदामन। रुद्रदामन एक शक शासक था। शक शासक, क्योंकि शक भारत में आएंगे, अभी नहीं आएंगे, लेकिन जब मौर्य काल समाप्त हो जाता है तो मौर्य काल की समाप्ति के बाद शक भारत में आएंगे। शक आएंगे, कुषाण आएंगे, पार्थियन आएंगे, पहलव आएंगे। ठीक है, बहुत सारे शासक यहाँ आएंगे। कब लिखवाया गया था? वर्ष की बात करें तो किस वर्ष लिखवाया गया था? 150 एडी में। 150 एडी में। ये वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो गुजरात के जूनागढ़ में। गुजरात राज्य के जूनागढ़ में स्थित है। यह भारत में संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। संस्कृत भाषा का
पहला अभिलेख। और इस अभिलेख में हमें अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। कैसे मिलता है अशोक नाम का उल्लेख? देखिए, ये अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सब की जानकारी देता है। कैसे? इस अभिलेख में लिखा गया है कि गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक झील का निर्माण कराया गया था। उस झील का नाम था सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। जब इस झील में टूट फूट हुई थी तो उस टूट फूट को, यानी इसका पुनरुद्धार कहते हैं, इसे पुनः निर्माण कराया था अशोक ने पुनः निर्माण कराया था। तो अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य, इस दोनों नामों का उल्लेख मिलता है जूनागढ़ अभिलेख से। 150 AD में शक शासक रुद्रदामन ने इसको लिखवाया था और ये गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। और ये भारत का पहला ऐसा अभिलेख था जो संस्कृत भाषा में लिखवाया गया था। नहीं, इससे पहले प्राकृत भाषा में सभी अभिलेख लिखवाए गए थे। शैली की बात करें तो शैली कौन सी है इस पर? एक शैली है चंपू शैली। शैली की बात करें तो चंपू शैली में लिखवाया गया है। चंपू का अर्थ होता है गद्य और पद। ऐसा अभिलेख जिसमें गद्य और पद दोनों के ही मिश्रण पाए जाते हों, ऐसे अभिलेख को चंपू शैली का अभिलेख कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही रहने देंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। और कल हम बात करेंगे अशोक की माताओं के नाम, पत्नियों के नाम, पुत्रों के नाम, पुत्रियों के नाम, और इसके बाद अशोक की प्रमुख उपलब्धियाँ, राज्याभिषेक कब हुआ, शिलालेखों की बात करेंगे, अभिलेखों की बात करेंगे। ठीक है, चलिए।